हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स बुक का ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा दिमाग ऐसे हो रखा है। इस बुक का चैप्टर नंबर 12 अपन पढ़ रहे थे, जिसका मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, जो कि है अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, थोड़ा मैं क्या पिछली बार एक और बार वीडियो बनाया था, उसके अंदर क्या हुआ, जो मैं माइक ले रखा हूँ उसमें कैमरे की तरफ स्विच हो गया था। वो बोया कैम पर माइक आता है, आपको बताओ तो मैं पूरी वीडियो बना दिया, बाद में आवाज़ सुना तो पूरी ऐसी कैसे हो गई थी खराब। तो चलिए कोई नहीं, वापस बना लेते हैं। तो अपन चैप्टर 12 पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर 12, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसके अंदर अपनों ने असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज को पढ़ लिया था। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको तो हटाते हैं और नोट से चालू करते हैं। तो आ गए यहाँ पे अपने नोट्स पे, जूम कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, एक सेकंड। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेजेस, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अपनों ने असेंबली लैंग्वेज के सबसे आखिरी में पढ़ा था मैक्रो इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में वापस बता देता हूँ। ठीक है, मैक्रो इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिनके अंदर क्या है, अपन ने जैसे एक कोड लिखा प्रिंट। यार मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे लगता है आज। देखो, ये देखो गाइस, मैक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेजेस में नहीं होते थे, कुछ कुछ होते थे। इसके अंदर क्या होता है, अपनों ने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, प्रिंट का कोड लिखा कि प्रिंट करवाना है। कोड मतलब मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू बिट में, या फिर जैसे भी अपन लिखते हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज में अपन बिट में लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में कोई निमोनिक से लिखता है, या प्रिंट निमोनिक से लिख दिया। ठीक है, तो मैक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये मल्टीपल मशीन लैंग्वेजेस में चल जाता है कि आपको कौन सा करवाना है। ठीक है, मल्टीपल मशीन लैंग्वेजेस में प्रिंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब जिसमें भी वो कंपेटेबल है, जिस मशीन में भी वो चल रहा है, वो उससे मैच करता है, अगर मिल गया तो उसके अंदर चल जाता है, उन्हें बोलते हैं मैक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो मशीन लैंग्वेज में नहीं होते थे, असेंबली लैंग्वेज में कुछ 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 होते थे, बहुत रेयर, कई कई वर्ड्स होते थे जो ना सब में चलते थे। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, उसकी अब अपन बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या है, मैक्रो इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं सारे के सारे, इस कारण वो हर मशीन्स में चल जाते हैं, दिक्कत नहीं आती किसी मशीन में। ठीक है, पहले मशीन्स में आपको मैं रीजन बता रखा हूँ, पिछली वीडियो में आप देख लेना, नहीं देखे हो तो। ठीक है, तो मैक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में और। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुल 3 चीजें अलग है उससे पहले वाले से। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस से। लैंग्वेज विल बी मशीन डिपेंडेंट आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसके मतलब समझ लो, लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब जो कि मशीन डिपेंडेंट हो, उन्हें बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग, और जो कि मशीन डिपेंडेंट नहीं हो, उन्हें बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब जो ये असेंबली लैंग्वेज थी और जो वो थी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या थी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसके बाद में जो बनी, जो कि जिनमें मैक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनमें और 2 रीजन में आगे बताऊंगा वो होते हैं। ठीक है, अगर वो है तो उन्हें बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि आज है सी, सी प्लस प्लस, फॉर्ट्रान, कोबोल, स्नोबॉल। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा उनके बारे में, तो वो देख लेना। ठीक है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी मशीन डिपेंडेंट, इसका रीजन मैं पहले वाली वीडियो में बता रखा हूँ, पर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका। एक मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अपना जो कोड है, या फिर ऐसा समझ लो, एक मशीन है, ठीक है, और एक और मशीन है, ठीक है, वही कोड यहाँ पे 1011 पे चलता है, वही कोड यहाँ पे, या फिर वही इंस्ट्रक्शन कह लो, है ना, वह यहाँ पे 1100 पे चलता है। ठीक है, जैसे ऐड हो गया, ठीक है, ऐड यहाँ पे इस पे चल रहा है, इस पे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, पर जो मैक्रो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या होगा, 1011 भी सेव होगा, 1100 भी सेव होगा, तो इस कारण वो दोनों में चल जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं मैक्रो इंस्ट्रक्शन।
और इसलिए मशीन डिपेंडेंट होती है। जो मशीन डिपेंडेंट है उन्हें कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग, नहीं है उन्हें कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। मशीन इंडिपेंडेंट वन टू मैनी होता है, मतलब एक ही कोड कई कंप्यूटर्स पे चल जाएगा, ठीक है, वन टू मैनी ट्रांसलेशन। यूज सिंबल प्लस निमोनिक। देखो मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या था, केवल बिट्स से काम चलता था, बिट्स लिखो और काम चला, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, निमोनिक्स आ गए, मतलब उनके छोटे छोटे वर्ड्स लिखने लग गए अपन, है ना। जैसे 1100 इसमें लिखे 1100, ठीक है। इसका मतलब मान लो, है ना, इसका मतलब इसके अंदर निमोनिक में हुआ कि, है ना, जैसे 5 को ऐसे लिखे 5, है ना, प्लस, जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, निमोनिक्स लिखे हुए 5 प्लस, है ना, 8, है ना, ऐसे लिख दिया अपन 5 प्लस 8, ठीक है। वहीं पे अपना जो वो है कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज, उसके अंदर क्या हुआ, इन निमोनिक्स तो थी, निमोनिक्स उनको रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है, प्लस सिंबल भी आ गए, निमोनिक्स भी थे प्लस सिंबल भी आ गए। सिंबल मतलब जैसे 5 आ गया प्लस 6, है ना, और प्रिंट करना है तो प्रिंट, ठीक है। तो निमोनिक्स भी आ गए, सिंबल भी आ गए, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, एक तो मैक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये निमोनिक्स प्लस सिंबल से बनती है, ठीक है। ये है इसके बारे में। अब देखो इसके नीचे चले तो अपने पास दो चीजें आएगी। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने बताया, ये अपन निमोनिक्स प्लस सिंबल्स इनको यूज करके एक ह्यूमन रीडेबल कोड बनाते हैं, क्या ह्यूमन को समझ में आ जाएगा कोड, ठीक है। पर मशीन को समझाने के लिए उसे वापस मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के कुल दो तरीके हैं, ठीक है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो करता है कंपाइलर कन्वर्ट, ठीक है, और एक करता है इंटरप्रेटर कन्वर्ट, ठीक है। दोनों के अपने प्रोज है, दोनों के अपने कॉन्स है। ये दोनों ही इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अपन सिंपल भाषा में कहे तो एक एग्जांपल लेके, तो C++ का कोड है, ठीक है, कोई लिखा हुआ, उसको ये बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सिंपल भाषा में है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करने वाले दो तरीके हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। इन दोनों के अपने फायदे को अपने नुकसान है। कई लैंग्वेजेस कंपाइलर का यूज करती है, कई लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज करती है, कई लैंग्वेजेस इन दोनों का यूज करती है। वो अपन आगे पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो अब अपन कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर देखो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, अपने को पता है। हाई लेवल इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, वो लिखे हुए रहते हैं मैक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया हाई लेवल लैंग्वेज में मैक्रो इंस्ट्रक्शन होता है सारे। कन्वर्ट इन सेट ऑफ ML रेदर वन पीस। इसका मतलब गौर से देखो, आपने इतना बड़ा एक कोड लिखा, ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा एक कोड लिखा, मान लो 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोई भी एक कोड लिख दिया, छोटा सा कि प्रिंट करवाना है, 6 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है। वो मान लो 50 लाइन के कोड के अंदर बिट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एक ही पीस में पूरे बिट्स में कन्वर्ट नहीं कर देता, उसमें मान लो जस्ट 5000 बिट्स है उसके अंदर, ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद 5000 बिट्स टोटल बनी कन्वर्ट होने के बाद में। तो इंस्टेंट पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं कर देता, लिख रहेगा कन्वर्ट इन सेट ऑफ ML रेदर देन वन पीस। इन 5000 को इस सेट्स में कन्वर्ट कर देगा, लेट्स से 500 के सेट्स में कन्वर्ट कर दिया, कुल ना 10 सेट बना दिए ऐसे, है ना, फिर 5000 में ऐसे बनाता है ना, कि ये कंपाइलर एक साथ पहले पूरे को पढ़ लिया फिर वो एक साथ कन्वर्ट कर दिया, ऐसे नहीं करता। ये उसको धीरे एक सेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, चंक्स बनाता है छोटे छोटे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में कंपाइलर की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। सेव ऑब्जेक्ट कोड आफ्टर ट्रांसलेशन इन सेकेंडरी मेमोरी टू रिड्यूस फ्यूचर टाइम। मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ, एक बार ये बेसिकली दो चीजें करता है, ठीक है, दो चीजें करता है। क्या क्या करता है, एक तो करता है कि ट्रांसलेट, पहले उसको कि ट्रांसलेट कर लिया 1010 के अंदर, फिर उसको एग्जीक्यूट करके अपने को आउटपुट देता है,
ठीक है भाई, एग्जीक्यूट भी तो करवाना है अपने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखा। हाँ बस तो वो करता है, सीपीयू करता है वो सब काम, पर ये अपने को आउटपुट देने वाला तो यही है, उसको समझाएगा। ठीक है, तो ये उसमें तो ये पहले क्या करता है, पहले ट्रांसलेट करता है, उसके बाद में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऐसे नहीं करता, पहले एग्जीक्यूट कर लेगा अपने प्रोग्राम को, अपने को दिखता है वो प्रोग्राम, पर पहले ट्रांसलेट होता है 1010 के अंदर, फिर वहां में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसी पे बेसिस ही लाइन है कि ये जब इसको ट्रांसलेट करेगा ना 1010 के अंदर, तब अपने कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी ये सेव कर लेगा। ये सेव क्यों कर लेगा, आप देखना, कभी भी देख लेना, आप सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाना। ठीक है, प्रोग्राम बना के आप उसको पहली बार एग्जीक्यूट करना, पहली बार मतलब रन करना प्रोग्राम को। रन करती क्या होगा, आपके सी के अंदर आप देखना कहाँ पे बनता है वो प्रोग्राम, आपको नेट पे दिख जाएगा, नेट में देखना आप बिन फोल्डर ऐसे करके कहीं बनता है। ठीक है, वहां पे जाके आप देखोगे ना, तो ये एक बार रन करती ये जो है ना, इसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लेगा। किसको, ट्रांसलेशन को। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगली बार आप जब भी रन करोगे ना, तो ये ट्रांसलेशन का टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट ही करेगा। समझ गए बात को, मतलब आपने एडिशन का प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, इसको आपने सेव करा। ठीक है, किसको, सोर्स कोड को, जो आपका लिखा हुआ कोड है उसको सेव किया। सेव करके आप जैसे ही रन करोगे, रन करती वो पहली बार तो ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, दोनों चीजें करेगा। ठीक है, पर ये जो ट्रांसलेट जैसे ही किया, वैसे ही ट्रांसलेट हुई हुई फाइल 1010 की वो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव कर देगा, जब तक अपन डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगली बार जब भी वो रन करेगा, तो उस ट्रांसलेटेड फाइल को ही रन करेगा और डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ट्रांसलेट देन एग्जीक्यूट, वही बात है, पहले ट्रांसलेट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। अब देखो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर खुद एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब एक फंक्शन है, वो क्लास है। कंपाइलर खुद भी क्लास या फंक्शन आप समझ सकते हो, जिसमें क्या होता है, ये मतलब अब फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो आपके इधर की साइड कोड लेता है, मतलब इधर की साइड या तो इंटीजर वेरिएबल या फिर कोई क्लास भी ले सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो आगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये खुद क्या करता है, सोर्स कोड को लेता है। ठीक है, खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप कंपाइलर की खुद की स्टडी होती है, आप खुद कंपाइलर बना सकते हो, पाइथन या फिर जावा से खुद कंपाइलर बिल्ड कर सकते हैं। कंपाइलर मतलब जो ट्रांसलेट करता है, ये एक्चुअल में क्या करता है, ट्रांसलेट ही तो करता है। तो उसका सारा का सारा कोड भी एक क्लास के अंदर लिखा हुआ है कंपाइलर का, जिसके अंदर जो अपनों ने कोड लिखा है वो एज ए इनपुट जाता है, और आउटपुट में वो क्या देता है, उसकी मशीन इंस्ट्रक्शन 1010 वो किसको देता है, सीपीयू को, तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेता है। अगर कोई एरर आई तो आउटपुट में क्या देता है, वो आउटपुट में अपने को एरर शो करके दे देता है। तो कंपाइलर खुद एक सॉफ्टवेयर है, खुद एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंपाइलर इज यूनिक फॉर ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर यूनिक होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, मतलब आपको पाइथन का अलग कंपाइलर लेना पड़ेगा, जावा का अलग कंपाइलर होता है, सी प्लस प्लस का अलग कंपाइलर होता है। ठीक है, एंड फॉर ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर में भी एक स्पेसिफिकेशन चेंज होती है, मतलब कंपाइलर यूनिक होना चाहिए एक हर कंप्यूटर के लिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। अब आप बोलोगे कंप्यूटर में तो सेम ही रहता है, मतलब वही कंपाइलर दिखता है, पर इंटरनल लेवल में वो अपने को दिखाता सो वही करता है, सॉफ्टवेयर तो वही होता है, पर हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग अपने को डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूनिक होता है। ठीक है, इट रिटर्न एरर इफ रॉन्ग सिंटैक्स इज देयर। अगर अपन गलत सिंटैक्स लिखे हैं, कुछ गलत रूल फॉलो करके उस कोड को लिखे हैं, कि मतलब अपने को कोड में लिखना था प्रिंट और अपनों ने आई नहीं लगाया, गलती से PRNT लगा दिया, तो ये गलत सिंटैक्स है, तो ये अपने को एरर देगा कौन, कंपाइलर। तो ये सब काम कंपाइलर करता है। ठीक है, अब एक बार इसके वापस देख लेते हैं क्या क्या पढ़े अपन। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखो इससे डीप नहीं जाएगा, ये बहुत है इतने। ठीक है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन अपने मैक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, ये इंस्टीट रैदर पूरे के पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर दे, सेट ऑफ पीसेज में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेट की हुई फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लेता है, अगली बार वो जब भी रन होगा तो उस ट्रांसलेटेड फाइल को ही एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्ट। ठीक है। कंपाइलर खुद भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, इनपुट में अपना सोर्स कोड लेता है, आउटपुट में अपने को सीपीयू को बाइट्स दे देता है, बिट्स दे देता है, जिसको वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेगा। इसके अलावा ये एरर भी देता है अपने को अगर रॉन्ग सिंटैक्स लिखा होगा। हर कंप्यूटर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अलग कंपाइलर होता है। अब अपन पढ़ते हैं लिंकर के बारे में। ठीक है। फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर वी डिवाइड प्रोग्राम इनटू फंक्शनल मॉड्यूल। ठीक है। कंबाइन ऑल ऑब्जेक्ट फाइल मॉड्यूल बाय लिंकर इन वन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके। देखो GTA 6 हाल फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ, ट्रेलर ही आया है सर। इनके आप कोड्स देखोगे ना, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इनके कोड। ठीक है। तो इनके कोड को क्या होता है, अब इनकी पूरी टीम बैठी है GTA 6 को बनाने के लिए। ठीक है। कोई 1000 लोग या फिर बहुत सारे लोग बैठे हैं इनको इसको बनाने के लिए। ठीक है। तो इसको क्या है, डिवाइड कर देते हैं अपन कि जैसे मान लो GTA 6 में जितने मैपिंग का काम है, मैप क्रिएट करना, वो सब वो एक पूरी की पूरी टीम दे दी, फिर वो सब डिवाइड हो गई और टीम्स के अंदर। ठीक है। उसका जो कोड है, कोड पार्ट जितना भी, ठीक है, उसको क्या है, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डाल दिया कि जैसे मान लो उसके चीट कोड जितने भी हैं वो सब बनाने की एक अलग टीम बना दी। ठीक है। तुम केवल ये बनाओगे चीट कोड्स। ठीक है। एक टीम क्या बता दी, एक टीम उनके फंक्शन में जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो, कि भाई उड़ना, वो सब जो भी, उन सब के कोड्स अलग एक जना लिखेगा। इसके अलावा जितने मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट दी, इनको बोलते हैं सब मॉड्यूल्स। ये तो हो गए मॉड्यूल छोटे छोटे, इन्हें बोलते हैं सब मॉड्यूल्स। ठीक है। और ये हो गए मॉड्यूल्स। तो अगर अपन कोड में ही बात करें, केवल कोड को ही अगर अपन ऊपर बेस लें, तो उसके हिसाब से ये सब मॉड्यूल्स हो गए, वो उसके हिसाब से ये सब मॉड्यूल्स होता रहता, कोड के हिसाब से मॉड्यूल्स हो गए छोटे छोटे। तो अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट देते हैं। ठीक है। फिर अब इन सबको अलग अलग बना दिया, कोई एक्शन के लिए बना दिया, कोई इसके लिए बना दिया, कोई सारे के सारे आना क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग बना दिए सारे के सारे कि इससे ये होगा, इससे होगा, अलग अलग फंक्शन के मॉड्यूल्स बना दिए। फिर इन सबको एक साथ जोड़ेंगे कैसे, इसको एक साथ जोड़ने के लिए जो काम में आता है वो आता है लिंकर। ठीक है। ये इसके अंदर बता रखा है। लार्ज सॉफ्टवेयर को अपन डिवाइड करते हैं फंक्शनल मॉड्यूल में, फिर अपन उन सबको एक साथ जोड़ देते हैं लिंकर की मदद से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। ठीक है। जो फाइनल फाइल बन के अपने पास तैयार होती है, GTA 6 जो बन के तैयार होता है, उसे कहते हैं अपन लोड मॉड्यूल। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास आता है इंटरप्रेटर। मैंने बताया था दो चीजें होती है, कंपाइलर कन्वर्ट करने के लिए, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट ही करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है इसका कन्वर्ट करने का। ठीक है। देखो जहां पे कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरे के पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके एक जगह रख ले रहा था, वहीं पे अगर अपन बात करें इंटरप्रेटर की, तो ये क्या करेगा, ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। एक लाइन को करा, फिर एक लाइन को करा, फिर एक लाइन को करा, फिर अगली लाइन को करा, एक एक लाइन को करता है। और दूसरी बात, मतलब दो ही इसके अंदर मेजर डिफरेंस है अगर आपसे पूछे तो, और डीप में नहीं जाएगा, दो ही मेजर डिफरेंस है। क्या है वो दो मेजर डिफरेंस, कंपाइलर के अंदर आ गया एक तो कि ये होल कोड को करता है एक साथ एग्जीक्यूट। ठीक है। अब वो मत बोलना वो मत होता रहता है वो छोटे छोटे सब पार्ट्स के अंदर, वो तो डिवाइड करके रखता है, बट पूरे को ही कन्वर्ट करता है एक साथ। ठीक है। होल कोड को कन्वर्ट करता है। दूसरी बात है सेव करता है ट्रांसलेट करने के बाद, बस ये इसको उल्टा है, ये पूरे के पूरे कोड को नहीं करता, लाइन बाय लाइन करता है एग्जीक्यूट, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और दूसरी डिफरेंस है ये सेव नहीं करता सेकेंडरी मेमोरी में कुछ भी। ठीक है। फिर आप अगली बार रन करोगे फिर वो लाइन बाय लाइन करेगा, फिर अगली बार करोगे फिर वो लाइन लाइन करेगा। और तीसरा डिफरेंस एक और मैं बता सकता हूं, इसको बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है। इसको बनाना इतना हार्ड नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं, ट्रांसलेट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब पहला स्टेटमेंट किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया, देन एग्जीक्यूट इंस्टेंटली, फिर उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। कांट सेव एनी फाइल इन मेमोरी, कोई भी फाइल को मेमोरी में सेव नहीं करता। दीज आर लेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर देन कंपाइलर्स, कंपाइलर से कम कॉम्प्लेक्स हैं, आसान है बनाना इनको। इट स्टेट्स एरर
एट द सेम टाइम ऑन सेम लाइन, ये उसी वक्त बता देता है कि इस लाइन के अंदर एरर आ गई, एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करा 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 एग्जीक्यूट, जिस लाइन में भी एरर आ गई उस लाइन में उसी वक्त वो थ्रो करके दे देगा। ठीक है। स्लोअर देन कंपाइलर, कंपाइलर इससे फास्ट होता है क्योंकि वो एक एक पेजेस को कर रहा है, ये उससे स्लो होता है क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, ये हो गया इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर के अंदर ही एक होता है IDL, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट डेफिनेशन लैंग्वेज, याद रख लेना इसकी फुल फॉर्म IDL, इंटरमीडिएट डेफिनेशन लैंग्वेज। सम यूज बोथ एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो कि इंटरप्रेटर को भी और कंपाइलर को भी दोनों को यूज करती है। ठीक है। फर्स्ट, अब देखो ये मैं बोल रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये समझा रहा हूं, IDL इंटरमीडिएट डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसके अंदर क्या काम आता है ये? फर्स्ट कंपाइलर, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, देन इंटरप्रेटर, कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू मशीन। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे कोड वर्ड के हिसाब से लिख रहा हूं। मतलब देखो ये क्या करता है, दो चीजें है फिक्स, अपना सोर्स कोड, उसके बाइट्स। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है फिर एग्जीक्यूट कर देना है। सिंपल सी बात है, तीन चीजें है ये पूरी कहानी। ठीक है, तो इसको इससे कन्वर्ट करने के लिए IDL के अंदर कंपाइलर का यूज होता है। ठीक है, फिर यहां से एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज होता है। ऐसा क्यों यूज करते हैं बता देता हूँ। कंपाइलर चूंकि पूरा एक साथ ही कोड कर लेता है, ठीक है, तो इससे एरर जल्दी अपने को पता लग जाएगी कि एरर है कि नहीं। फिर उसके बाद अब एरर है ही नहीं, एरर फ्री है, तब ये ट्रांसलेट हुआ है, तो ट्रांसलेट होने के बाद फिर इंटरप्रेटर इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और दूसरी बात कंपाइलर इसे सेव भी कर लेगा, फिर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसे बोलते हैं IDL। ठीक है, अब ऐसी एक आता है JIT, कंपाइलर का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, जिसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ठीक है, इंटरप्रेट बाइफरकेट इन सेक्शन, यहां से पढ़ो, बाइफरकेट इन सेक्शन एंड एग्जीक्यूट रेदर लाइन बाय लाइन, एक लाइन अगली लाइन अगली लाइन अगली लाइन, ऐसे ना करके एक एक पैरा या फिर एक एक सेट ऑफ चंक्स इसके अंदर डिफाइन रहते हैं इसके कोड में, कि जैसे 15-15 लाइन के एक एक चंक्स हैं, चंक्स मतलब टुकड़े, पार्ट्स, उनको एग्जीक्यूट कर लो, तो ये JIT उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछेंगे, IDL की डेफिनेशन पूछ लेंगे, इससे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो बस इतना ही ध्यान रखो IDL। वैसे इतना डीप में जाएंगे भी नहीं कंपाइलर इंटरप्रेटर की, ठीक है, पर फिर भी ये ध्यान रख लेना। अब अपन चलते हैं आगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस की तरफ कूच करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज, नो नीड ऑफ कमेंट्स और वेरी पार्शियल टू अंडरस्टैंड ऑफ अ प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कोई अलग से कमेंट्स की जरूरत नहीं है, वो लैंग्वेज ही ऐसी बनाई हुई है कि उस लैंग्वेज को पढ़ के इंसान को समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है, क्या कोड कहना चाहता है। ठीक है, शुरू में क्या हुआ, जब पहले कोड वगैरह लिखते थे तो उनके अंदर इतना आसान करने की कोशिश कर दी है कि भाई पूरी एकदम इंग्लिश लैंग्वेज से हो जाए। आप सोचते होंगे कि आजकल ये C++ ये सब कोड आते हैं, तो इनको इतना आसान क्यों नहीं कर दिया कि एकदम ही अपने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इनके अंदर देखो दो दिक्कतें आती हैं। एक तो ये दिक्कत आती है कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा फिर अपने को कन्वर्ट करने के अंदर। ठीक है, दूसरी दिक्कत ये आती है कि वो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है इतना बड़ा लिखना, क्या ना कहते हैं पूरा का पूरा ही। अगर एक आप कोडर से पूछोगे तो वो चाहता है आप शॉर्ट एंड स्वीट हो, मतलब चीजें पढ़ने में भी आसान है, राइट करने में भी आसान हो। ठीक है, इसलिए अपन इतनी आसान नहीं बना रखे लैंग्वेज इसकी, एकदम इंग्लिश भाषा जैसी हो। ठीक है, तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज होती है, पुराने जमाने में वो लैंग्वेज होती थी, अभी भी अपन उनको बोलते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज, पर आगे आपको पता लग जाएगा कौन सी है। पर मैं बता देता हूँ, जिनमें अपने को कमेंट्स की जरूरत नहीं है। कमेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं बाकायदा, पर उसमें जरूरत नहीं है, उसको पढ़ के समझ सकता है इंसान कि भाई क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बोलते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब अपन चलते हैं ऊप्स की तरफ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऊप्स के अंदर इसका चैप्टर नंबर जो लास्ट है
सी लैंग्वेज, उसके अंदर ऊप्स को अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा कचरा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपने कोडिंग वगैरह पढ़ी है तो आपको आता होगा, नहीं आता तो उस लैंग्वेज के, सी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको ऊप्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, सी लैंग्वेज पढ़ने में बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्या होगा ऊप्स। सी लैंग्वेज में भी ऊप्स नहीं है, सी प्लस प्लस में है ऊप्स, पर आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ ठीक है ऐसा होता होगा ऊप्स, ठीक है। तो ऊप्स के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है, 1967 के अंदर सिम्युलर 67 ये पहली ऊप्स की लैंग्वेज थी, ठीक है। एक फेमस ऊप्स की लैंग्वेज है स्मॉल टॉक, इसके अलावा आप कुछ भी ध्यान मत रखो इसके अंदर, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा जब आप सी लैंग्वेज पढ़ लोगे। अब अपन चलते हैं सम हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। तो इसमें अपन चालू करते हैं, इसमें याद करने का, केवल याद करने का, नोट्स बना रखा हूं, मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा आप बोलोगे तो। सबसे पहले आती है फोरट्रान, इसका है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखो इन सब लैंग्वेजेस का कोड बुक के अंदर दे रखा है और कोड पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। ज्यादा इच्छा हो तो आप पूछ लेना चैट जीपीटी से, नेट पे देख लेना, क्योंकि मैं हर के लिए अलग अलग पूरा कोड तो पढ़ नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है। ना कोई इतना एग्जाम में पूछेगा कि इसका कोड लिख के बताओ, है ना। कोई नासा में साइंटिस्ट तो बन नहीं रहा, कंप्यूटर एनालिस्ट की एग्जाम है, तो उस हिसाब से अपन पढ़ रहा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये सब पूछेगा इसके अंदर, नाइन किसने किसको बनाया, कौन बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, इसे कौन सा ये वर्जन है या नहीं, ठीक है ये सब। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन याद करने का, बस रटते जाओ धड़ाधड़ में पढ़ते जा रहा हूँ। 1957 में इसे जॉन बैकस ने बनाया था, आईबीएम ने डेवलप किया था, 704 कंप्यूटर्स थे, ठीक है। क्या थे? 704 कंप्यूटर्स थे, उनके लिए सोचे थे एक लैंग्वेज बनाते हैं, इन्होंने बना दी फोरट्रान, ठीक है। इसके वर्जन कौन कौन से आते हैं? फोरट्रान 2 आता है, फोरट्रान 4 आता है। फोरट्रान 4 को पहली बार अंसी ने स्टैंडर्डाइज्ड किया, 1977 में आया फोरट्रान 77। देखो अब ऐसे नोट्स कितने आसान लगते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, 1977 में आया फोरट्रान 77, ठीक है। अपडेटेड ऑफ फोरट्रान 4, इसका अपडेटेड वर्जन था ये, ठीक है। फिर फोरट्रान के और वर्जन आए 1995, मतलब फोरट्रान 90, फोरट्रान 95, फोरट्रान 2003, ऐसे 2008, 2018 में सबसे लास्ट आया, उसके बाद अभी तक नहीं आया इसका कोई वर्जन, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं एल्जेब्रा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एल्जेब्रा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें इतना डीप नहीं जाना, आप ये याद रख लो एल्जेब्रा बेस्ड, मतलब एल्जेब्रा आप जानते हो ना, इक्वेशंस वगैरह होती है वैसे, ठीक है। एल्जेब्रा बेस्ड है, आपको कोई निकालनी है इक्वेशन वगैरह या फिर कुछ सॉल्व करना है, ठीक है, उसके लिए बनी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर आती है कोबोल, ठीक है। सी से कॉमन, सी ओ से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज, ठीक है। आपको डेफिनेशन ही पूछ लेगा कोबोल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट यूज इसका किया था 1959 में, एक रिटायर्ड नेवी कमांडर, नेवी का रिटायर्ड कमांडर था, उसने यूज किया, उसका नाम नहीं दे रखा, और एक मैथमेटिशियन जिसका नाम आपने सुना होगा ग्रेस हुपर, ठीक है, उन्होंने यूज किया था। याद करने को पूरा रटो, सीधा रट्टे मारो डायरेक्ट, ठीक है। पहली बार तब यूज हुआ था, सेकंड बार कब यूज हुआ? 1959 से 60 में यूज हुआ। किसने बनाया था? कोडासिल, जिसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। सी का मतलब कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के बाद ऑन भी जोड़ दिए। डी का मतलब डी, ए का मतलब डेटा, देखना गौर से, सी ओ का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन, डी ए का मतलब डेटा, एस वाई का मतलब सिस्टम्स, एल का मतलब लैंग्वेजेस, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इसके वर्जन देखो, उसे अंसर ने स्टैंडर्डाइज्ड कब किया? कोबोल, उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया था 1968 में। कोबोल 74, इसका अगला वर्जन आया उसको 1974 में। कोबोल 85, इसका अगला वर्जन आया उसको 1985 में। फिर आया कोबोल 2002, इसको मैं अलग से क्यों लिख रखा हूँ? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल हुआ था, इसमें पहली बार ऊप्स का यूज किया गया। डायरेक्ट पूछ सकता है, कोबोल के अंदर पहली बार ऊप्स का यूज कौन से ईयर के अंदर किया गया था? 2002, ठीक है। कोबोल 2014, ये मेरा बर्थ डेट, ठीक है, मुझे यही याद आता है, मैं ऐसे ही याद कर रहा हूँ इसको। कोबोल 2014, इसका आखिरी वर्जन आया वो तो 2018 में आया था, ये अभी तक नहीं आया, तब से आज 15 साल 15 का कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 11 साल बीत चुके हैं, अभी तक नहीं आया इसका कोई वर्जन, ठीक है। फिर अब में देखते हैं यूज फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। उस वक्त क्या है,
बिजनेसेस के अंदर यूज करने के लिए कि बिजनेस में अलग अलग चीजें, कि भाई बिजनेस में अपना सॉफ्टवेयर बना लिए कुछ की कैसे काम होगा, उसके लिए बेसिकली यूज हुए थे। वो तो कैलकुलेशंस के लिए थी थोड़ी, ये बिजनेस में अपने की अकाउंट्स का कोई काम करना है या फिर बिजनेस में से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आनी चाहिए, पर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि कोबोल के अंदर कुल 4 डिवीजन करके अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, कुल 4 डिवीजन करके एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं 4 डिवीजन, मतलब समझो आप बात को। जैसे एक डिवीजन में अपन क्या किए, सारा डेटा स्टोर कर लिए, एक के अंदर उसका कोड लिख दिए, है ना। एक में अपन है ना बाकी जितने निमोनिक्स वगैरह या फिर जो प्रिंट करवाना है वो लिख लिए, ऐसे करके बांट रखे हैं कुल। तो वो चारों के नाम पता होना चाहिए और डीप नहीं जाना। उन चारों के नाम है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, एनवायरमेंटल डिवीजन, डेटा डिवीजन, प्रोसीजर डिवीजन। मैं इसको याद करने के लिए डीपी, है ना। अब आप बोलोगे क्या है डीपी, तो मेरे पर्सनल रिलेटेड है, आप अपने मन से कोई निमोनिक बना के याद कर सकते हो। तो डेटा यहाँ से देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, एनवायरमेंटल डिवीजन, डेटा डिवीजन, प्रोसीजर डिवीजन, ये 4 हैं, ये आपको याद करते हैं। इसके अलावा सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज है ये, मतलब बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसको देखोगे ना, ठीक है, पर समझा देगी आपको। ठीक है, वर्बोजे लैंग्वेज है। अब देखो लेंदी, जो मैं बोला ना लेंदी, इसका टेक्निकली वर्ड या फिर अपन वैसे बोल सकते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बोज लैंग्वेज, यानी लेंथी लैंग्वेज। इसको लिखने में टाइम लगता है पर समझा देगी आपको सब कुछ। ठीक है, अब देख लीजिए नोट्स और कुछ याद करना है तो ये बेसिकली याद करने का इसके अंदर, और बाकी फालतू है सब। अब अपन देखते हैं बेसिक। बेसिक लैंग्वेज ये बड़ी पॉपुलर हुई थी, बेसिक नाम ही बेसिक है। ठीक है, बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स, बी मतलब बिगिनर्स, ए मतलब ऑल, है ना। पर्पस, एस मतलब सिंबॉलिक, आई मतलब इंस्ट्रक्शन, सी मतलब कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज। ठीक है, 1964 में बनाया था डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर जॉन कैमेनी और थॉमस कुट्स ने मिलकर। जॉन कैमेनी और थॉमस कुट्स ने मिलकर डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर 1964 में एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था बेसिक। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, यूज, अब देखो यहाँ पे एक फर्क पहले वाले कंप्यूटर में, यहाँ पे यूजेस टर्मिनल फॉर आईओ नॉट पंच्ड कार्ड्स। इसमें पंच्ड कार्ड चूज करते थे पहले वाले कंप्यूटर्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, स्टोर करने के लिए, और कोई भी चीज स्टोर करनी होती थी, डालनी होती थी, उसके लिए पंच्ड कार्ड चूज करते थे अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यूजेस टर्मिनल, अलग से आईओ के अलग से टर्मिनल लगे हुए हैं, उनमें डायरेक्ट लगा दो। पहले आईओ का अलग से पंच्ड कार्ड बना के डालना पड़ता था, तो इसके अंदर अलग से टर्मिनल बने हुए हैं, पंच्ड कार्ड का यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब देखो फोर्ट्रॉन और कोपाल ये दोनों कंपाइलर पे चलती थी, बेसिक ये इंटरप्रेटर पे चलती है। ठीक है, क्या बात समझाऊंगा इसमें। बेसिक इज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ऑफ पीसी, मतलब पहली ऐसी लैंग्वेज थी, ये ध्यान रखना, मैंने वो इसको स्पेशल बताया, पहली ऐसी लैंग्वेज थी जो कि पीसी में चलने लायक बनी थी, पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि पहले पता है ऊंचे चौड़े ऐसे कंप्यूटर बनते थे पहले, पर्सनल कंप्यूटर तो बाद में आए थे। तो जब पर्सनल कंप्यूटर आए, उसके आने के बाद उसमें चलने वाली जो सबसे पहली लैंग्वेज थी वो बनी थी बेसिक। ठीक है, 1978 में अंशी ने इसे स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। ठीक है, इसके डायलेक्ट्स, इसके अलग अलग छोटे छोटे डायलेक्ट्स और यूजेस कहाँ पे यूज हुई है, वो कहाँ पे काम आती है। बेसिक आपने सुना होगा, बेसिक ए, ये नहीं सुना, क्यों बेसिक ये भी नहीं सुना, ये सुना होगा विजुअल बेसिक, सुना विजुअल बेसिक। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के हैं कुछ, है ना, माइक्रोसॉफ्ट क्विक बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। ठीक है, तो बेसिक है, क्विक बेसिक, विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट क्विक बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, ये इसके डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड कंपाइल्ड प्रोग्राम, जो माइक्रोसॉफ्ट के है ना, ये कंपाइल्ड प्रोग्राम जनरेट करता है। बाकी जो ये खुद लैंग्वेज है अलग से पर्सनल, ये तो इसका डायलेक्ट है, वो इंटरप्रेटर पे काम करती है। पर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, जो क्विक बेसिक और विजुअल बेसिक, ये कंपाइल्ड प्रोग्राम जनरेट करती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये याद करने के लिए। तो गाइस ये चैप्टर तो नहीं, ये पढ़ूंगा आगे ना, ये मैं इधर ही खत्म करता हूँ, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।